वाकई बिहारी लाल की। ये टॉपिक इतना गहरा है कि इसको थोड़ा थोड़ा ये बोझिल सा होने लगता है, लेकिन भट्टाचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है। और मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि जो बच्चे साइंस में हैं, मतलब जो कंप्यूटर साइंस लेते हैं, तो ये आने वाले फ्यूचर के 50 सालों का सब्जेक्ट है, एआई और एमएल। क्योंकि पूरी दुनिया में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, तो साइंस के बच्चों को, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एआई और एमएल ये आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। इसकी ज़रूरत भी है, और इसकी ज़रूरत किस लिए है ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। बाकी जो मुझे समझ में आया, मैं तो एग्रीकल्चर का हूँ, मजाक में कहते हैं घास फूस वाले हैं। ये है क्या, ये जो पूरा था, ये था क्या टॉपिक? ये आप में से किसी की शादी हुई है? अच्छा, न हुई हो तो, ना हुई हो तो एक कल्पना कीजिए कि आप, देखिए अगले, मुझे 3 मिनट में बात खत्म करनी है, अगर आप बोलेंगे तो 4 मिनट लग जाएंगे और लंच पे देर हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर पर हैं, अपने पिताजी के पास, और कोई लड़की वाला आए आपको देखने, तो वो उसके क्वेश्चंस क्या होंगे? उसके क्वेश्चंस होंगे कि भाई आपके पास कितनी ज़मीन है, कितनी एनुअल इनकम है ज़मीन से, कितनी गाय भैंस है, दूध से कितनी इनकम है, या बाकी जो भी कारोबार है ये पूछेंगे। तो मान लीजिए आपके पास में ज़मीन है 20 बीघा, तो आपके पिताजी तो चाहे कुछ बताए ना बताए, उनके पास जो बैठा होगा वो कहेगा 30 बीघा। और एनुअल इनकम मान लीजिए 2 लाख रुपए होगी, तो पिताजी तो सही सही बताएंगे, मैं पिताजी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके पास में जो मामा चाचा ताऊ बैठे होंगे वो कहेंगे नहीं, 5 लाख रुपए पर एनम हमारी इनकम है। तो ऐसी गाय का दूध भी बढ़ाया जाएगा, ये सब बढ़ाया जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि आपके यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी आता है और आपके पिताजी से पूछता है कि भाई देखो, सरकार एक प्लान बनाने जा रही है कि हम इस गांव का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और हम ये प्लान इस बेस पे बनाएंगे कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो उस समय पिताजी के जवाब क्या होंगे कि साहब 60,000, और जो भी माइनस हो सकता है वो बताएं। तो जवाब देने वाला रेस्पोंडेंट एक ही है, माने पिताजी ही है, लेकिन डेटा अलग अलग है। और एक ही आदमी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग डेटा दे रहा है। इसका मतलब कि इस प्रकार के आदमियों की जरूरत नहीं है, इसलिए मशीन की जरूरत है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। हम जब पढ़ते थे तो मजाक में कहते थे डेटा मतलब क्या। भट्टाचार्य जी को भी डेटा से एक डेटा तो भट्टाचार्य जी ने ये है जो बताया, लेकिन मजाक में कहते थे डेटा ये तो है ही है। डेटा मतलब है कि आप संस्कृति जाएंगे तो डीए टीए, तो डेटा मतलब डीए और टीए है। जो भी आपने बताया वो बहुत सारा एनालिसिस किया, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको कीव करके कहता हूँ, और बहुत सारी किताबों में पढ़ाया भी जाता है। एक यूक्रेन का शहर है कीव, उसी से याद रखना टीकी। तो पहली चीज है, पहला स्टेप है डेटा। दूसरा है डेटा, जब भट्टाचार्य जी ने तो 6 इसके स्टेप्स बताए हैं, कंसोलिडेशन से लेकर नॉलेज तक, ये 6 स्टेप बताए। लेकिन डेटा ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन में, और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है नॉलेज में, नॉलेज ट्रांसफर होती है इंटेलिजेंसिया में,
और इंटेलिजेंस या ट्रांसफॉर्म होती है विजडम में। मजाक में हम कहते हैं ना कई बार कि बोलने के लिए क्या जरूरी है, आप अगर बोलना चाहते हैं यहाँ पे आकर तो आपको क्या जरूरी है, आपको जरूरत है नॉलेज की, माने इंफॉर्मेशन की, माने डाटा की। लेकिन चुप रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? विजडम की। तो चुप रहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि विजडम तक पहुंच जाता है डेटा। एक इस एआई की और एमएल की जरूरत क्या है? अभी आपने देखा होगा जो कैम्ब्रिज एनालिटिका पर कितना बड़ा केस चला। ये डेटा वास्तव में क्या है? मान लीजिए आप किसी फेसबुक पर एक लाइक करते हैं तो वो डेटा किसी के पास चला गया। वो लाइक क्या है? एक डेटा है और उसी के आधार पर दुनिया का इस समय एनालिसिस चल रहा है। और एक लाइक के बेस पर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ये कह दिया था कि अमेरिका में किसकी सरकार बन रही है। और आपने चुनावों के बाद जो एग्जिट पोल देखे होंगे तो वो किस बेस पे कह देते हैं? तो वो डेटा एनालिसिस के बेस पर कह देते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। और देखो, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल की जरूरत इसलिए भी है कि सबसे ज्यादा हाई आईक्यू दुनिया में जापानियों का है, 106.79। उसके बाद ताइवान है, फिर सिंगापुर है, फिर चीन है, 106 उनका है। और हमारा उतरते उतरते लास्ट में 72 है, 72 इंडिया का एवरेज आईक्यू। और सबसे कम नेपालियों का है 52। तो जब और ये इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के हर व्यक्ति का 72 है या चाइना के या जापान के हर व्यक्ति का 106 है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि डाटा बहुत तो कंफ्यूजिंग होता है। डाटा के बारे में हम लोग मजाक में कहते थे कि डाटा वो गारमेंट्स है, वो कपड़े हैं कि जो दिखना चाहिए बस उसको दिखाते हैं, जो छुपाना चाहिए उसको छुपाते। तो डाटा छिपाने का काम और दिखाने का काम। डेटा में बड़ी खूबसूरत चीज ये है कि वो एक साथ डेटा कर लेता कि क्या दिखाना है और क्या छुपाना। और डेटा गलत क्यों है वो मैं बताता हूँ। इन्होंने तो एनालिसिस किया भट्टाचार्य जी ने, और डेटा से काम भी नहीं चलता। उसके एनालिसिस और एआई की जरूरत किस लिए है? एक बार एक नदी थी और नदी में एक परिवार उसको पार करना था। तो नदी में एक परिवार में माने माँ थे, बाप थे, उनकी पिता की हाइट 6 इंच थी, माँ की हाइट 5.5 इंच थी, उनका एक बेटा था वो 4 फुट का था, उनकी एक बिटिया थी वो 3 फुट की थी। तो उनकी लंबाई नाप ली गई और 4 से डिवाइड कर लिया गया। ये डेटा निकल आया। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इस नदी की लंबाई नाप लो, ऊंचाई नाप लो। तो नदी में जो पानी था वो 3.5 फीट था। नदी में जो पानी था वो ज्यादा था और इनकी जो एवरेज ऊंचाई थी वो उस पानी से ज्यादा थी। तो क्या हुआ कि जब वो घुस गए पानी में और दोनों बच्चे बह गए, तो मजाक में कहते हैं कि कागज बोला यूं, कुनबा डूबा क्यों। तो ये जो कुनबे डूबते हैं क्योंकि डेटा का गलत एनालिसिस होता है और डेटा को ठीक से उस जो रिजल्ट निकालने में गलती हो जाती है। तो डेटा एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ठीक से इसमें एआई की ज़रूरत है। और इसलिए भी ज़रूरत है कि डेटा एनालिसिस हमारे तो अलग प्रकार के तरीके हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई हरियाणा के लोग कैसे होते हैं, आपके पास डेटा बता दोगे। पंजाब के कैसे होते हैं आप बता दोगे। कश्मीर के आपके पास कोई डेटा है क्या? लेकिन आप बता देते हो। कहाँ से आई है आपको जानकारी, ये इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई? यही मथुरा में कहावत है, परावर अलवर में भरतपुर में, कि पहली बेटी घी रोटी, पहला बेटा घर लूटा। तो ये जो कहावत बनी कि भाई घर में पहली बेटी होगी तो घर में घी रोटी आएगी और पहला बेटा होगा तो घर लूटा होगा। तो ये एनालिसिस किसने किया? उसके पास डेटा था क्या? मतलब तो इस प्रकार का ये सारा डेटा एनालिसिस इस प्रकार का भारतीय हम लोग करते हैं।
और ये इसलिए भी जरूरत है एआई और एमएल की कि हम अब देखो, आप गांव के लोग हो, उसमें गांव के हो अधिकतर, आपके पास में गेहूं काटने के लिए लोग नहीं है, गन्ना छीलने के लिए लोग नहीं है। देश में बेरोजगारी 38% है, 38% लोग देश में बेरोजगार है और काम करने के लिए लोग नहीं है। तो ये थोड़ा सा ये इसलिए काम करेंगे, मशीन काम करेंगी और उसको मशीनों को हमें इस प्रकार से ट्रेन करना पड़ेगा। जो सर ने एक क्वेश्चन पूछा कि एआई और रोबोटिक्स में क्या डिफरेंस है, तो हम रोबोट बनाएंगे और 72 एवरेज के देश में तो रोबोट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रोबोट 106 108 तक हम बनाएंगे। तो इसलिए ये देश, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि फिर बेरोजगारी 38% है, रोबोटिक्स के आने के बाद तो 48% बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारों का क्या होगा। तो ठीक है भाई, जो लो IQ के हैं उनके लिए तो रोजगार का कोई मतलब नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था भट्टाचार्य जी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सब्जेक्ट फ्यूचर का है, तो हम आभारी हैं, पूरी संस्कृति परिवार आपका आभारी है। और हम आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, इसको 1 घंटे में 1.5 घंटे में समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। मैंने भट्टाचार्य जी की मदद की है अपने 3-4 मिनट के उसमें, कि भाई मैं जो भट्टाचार्य जी ने बोला उसको हल्के फुल्के ढंग से मैं आपके बीच में रख सकूं, क्योंकि एआई और एमएल से ही काम चलेगा। क्योंकि जो इंसान है ना, एक निदा फाजली हुए हैं, उनका एक शेर है, क्योंकि जैसे पिताजी ने गलत उत्तर दिया ना, तो हर आदमी सुबह उससे कुछ पूछो तो अलग उत्तर देता है, दोपहर पूछो अलग उत्तर देता है, शाम को कुछ पूछो। एक आदमी सुबह बहुत अच्छी बातें करता मीठी मीठी, रात को वो गुस्सा करने लगता। तो एक ही आदमी का मूड अलग अलग होता, लेकिन मशीन का मूड चेंज नहीं होगा। इसलिए निदा फाजली का एक शेर है कि हर आदमी में रहते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना। तो आदमी को कई बार देखना, मैन हैंडलिंग, मैन को समझना, उसके साइकोलॉजी को समझना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मशीन को समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर का सब्जेक्ट है। फ्यूचर में आदमी से भागेगा, लेकिन मशीनों के पास जाएगा, क्योंकि मशीन ना तो झूठ बोलेंगी, ना सुबह कुछ और बोलेंगी, शाम को कुछ और बोलेंगी। इसलिए आपको, भारत को एआई और एमएल की ज़रूरत है। आप अपना भविष्य इस फील्ड में बनाएं। और जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इसके लिए मैं निवेदन करता हूं भट्टाचार्य जी और इनकी टीम को, कि वो एक बार और आने से उनका काम नहीं चलेगा, हमारा काम नहीं चलेगा। आपको कई बार सर आना पड़ेगा संस्कृति विश्वविद्यालय में। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप आए, आपकी पूरी टीम आई। चंद्रा जी का आभार व्यक्त करता हूँ।